गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए कल की क्लास को आगे बढ़ाएं। पहले एक दो क्वेश्चन कर ले, है ना, नहीं तो फिर बाद में रिदम बन जाएगी, तो फिर बीच में क्वेश्चन करेंगे तो थोड़ा सा दिक्कत। मेरे ख्याल से आप सभी वही लोग हैं जो कल थे, है ना। चलिए एक दो क्वेश्चंस लिख लीजिए, एक दो क्वेश्चंस लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन लिखिए, सिंधु सभ्यता, 2 मार्कर बेटा, है ना। पहला क्वेश्चन 2 मार्कर, सिंधु सभ्यता। रिवाइज नहीं करना है, जो पढ़ा है वही लिखिए। पहला क्वेश्चन सिंधु सभ्यता, दूसरा लिखिएगा दयाराम साहनी, और अभी तो ज्यादा खैर पढ़ा नहीं है, चलो 2 ही क्वेश्चन लिखो, सिंधु सभ्यता और दयाराम साहनी, ठीक है। 2 मिनट में लिख लो फटाफट, सिंधु सभ्यता और दयाराम साहनी, अच्छे से बहुत व्यवस्थित समझ के लिखना। पेन कहाँ हो गया? टाइम हो गया बेटा, आप लोगों का अभी हुआ नहीं? दयाराम साहनी नहीं बना, कोई बात, हो गया, सबका हो जाना चाहिए था बेटा, अब तक तो 2 मिनट थे। चलो चेक करना, देखते हैं आप क्या थोड़ा बहुत सुधार हो सकता है, आप देखिएगा, ठीक है। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन है दयाराम सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है। देखिए हमने वो जो नियम बनाए थे 2 मार्कर के, उसमें मैंने आपको बताया था सबसे पहले परिचय से शुरू करना है, ठीक है। तो सिंधु सभ्यता का परिचय क्या हो सकता है बताइए? और किसी ने कुछ और लिखा है क्या? नहीं नहीं, पहला 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 बिंदु क्या लिखा है? क्या लिखा है पहला बिंदु? एक जिससे पूछ लो, हाँ कोई बात नहीं। तुमने क्या लिखा पहला बिंदु? बहुत बढ़िया। और किसने लिखा है पहला बिंदु ये कि भारत की प्राचीनतम सभ्यता, ठीक है, कोई बात नहीं, सही है, भारत की प्राचीनतम सभ्यता। देखिए एक बात बहुत स्पष्ट कर लीजिए सभी लोग, जो मैं यहां लिख रहा हूं, मैं बिल्कुल उम्मीद नहीं कर रहा हूं कि आप भी मेरे जैसा लिखिए, बस बिंदु सारे आ जाने चाहिए, मेरी बात समझिएगा, बिंदु सारे आ जाने चाहिए, चाहे आगे आए या पीछे आए, जरूरी नहीं है भाई मैं अपनी इच्छाएं क्यों थोपूं आप पर,
आप स्वतंत्र है ना अपने विचारों को अपने तरीके से रखने के लिए, आप रखिए, बस मुद्दा क्या है, आपके और मेरे बिंदु क्या होने चाहिए, सेम, सीक्वेंस आगे है पीछे है, जुड़ा हुआ है अलग है, इससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो पहला परिचय क्या है, भारत की प्राचीनतम सभ्यता। आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने समय बताया है, या कितने हैं जिन्होंने समय नहीं बताया? मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग समय लिखना चूक गए होंगे, चूक गए ना, समय बताना। ठीक है, तो जहां पर आपने लिखा ना भारत की प्राचीनतम सभ्यता, वही ब्रैकेट में क्या बता दीजिए, समय बता दीजिए, 2350 बीसी से 1750 बीसी। ठीक है, क्लियर है? इसके बाद आप सिंधु सभ्यता की लिख दीजिए खोज 1921, और चूंकि 1921 इंपॉर्टेंट है तो इसको क्या कर दीजिए, इनबॉक्स कर दीजिए, हाईलाइट हो जाएगा। फिर खोजकर्ता, हाँ खोजकर्ता में लिख दीजिएगा क्या बेटा, दयाराम साहिनी व, हाँ ये बताइए किसने 1921 और राखल दास और दयाराम का नाम नहीं लिखा? लिखा है सभी ने, है? नहीं लिखा? देखिए देखिए, सिंधु सभ्यता की खोज कब हुई और किसने करी, ये इंपॉर्टेंट बात है, ये आंसर में आनी ही चाहिए। ठीक है, तो जिसने नहीं लिखा लिखना चाहिए था। अब हम सभ्यता की मूलभूत विशेषताओं की बात कॉमा लगा लगा के कर दे, क्या कर दे बेटा, आद्य ऐतिहासिक कालीन, आद्य ऐतिहासिक कालीन सभ्यता, हाँ बहुत बढ़िया, आद्य ऐतिहासिक कालीन सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता, कांस्य युगीन एवं नगरीय सभ्यता। अगर आपने इतना बस लिख दिया, यकीन मानिए 2 में 2 आपके। ठीक है, आद्य ऐतिहासिक भी बता दिया, कांस्य युगीन भी बता दिया, नगरीय भी बता दिया, खोजकर्ता बता दिया, भारत की प्राचीनतम सभ्यता, समय बता दिया, कितने सारे आयाम बता दिया आपने। और अगर इसी को डिटेल करेंगे तो, लेकिन हमने कितने में लिख दिया, 2.5 लाइन में। कैसे लिख दिया, तरीके से लिख रहे हैं, कॉमा लगा के लिख रहे हैं, संक्षेप में लिख रहे हैं, इसलिए हम मैक्सिमम बातों को क्या कर पाए, लिख पाए। और यही हमने डिसाइड किया था उस दिन कि ज्यादा से ज्यादा बिंदु लिखने के लिए कॉमा लगाना है, संक्षेप में लिखना है, और कुछ थोड़ा बहुत अंडरलाइन करते चलना है, ताकि क्या बना रहे, अट्रैक्शन बना रहे। ठीक है, तो आप देखिएगा कि 1-2 पॉइंट कौन से मिस हो रहे हैं और उनको लिखिएगा। ठीक है, चलिए, तो ये पहला क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता लगभग ऐसे आपको लिखना था। दूसरा क्वेश्चन है बेटा, जो आप लोग कह रहे हैं नहीं बना, अभी देखिएगा सब बनेगा, दयाराम साहनी। अब सबसे पहली बात, दयाराम साहनी के परिचय में क्या लिखा जाए? बहुत बढ़िया बेटा, आप यकीन मानिए, आप अब आने लगा है आप। ठीक है, कितने दिन हुए अभी आंसर राइटिंग के? 4-5 ही दिन हो रहे हैं ना। आप समझिए 5 दिन में जब आपने पकड़ लिया नफ्ज, तो 50 दिन और 5 महीने में क्या करोगे? बस बात यह है कि रेगुलरिटी मेंटेन होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि सर ने बोल दिया हाँ अब आने लगा, अब तो हो गया, अब तो आने लगा है। समझ रहे हो, प्रैक्टिस विल मेक यू परफेक्ट। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं, हमारे मित्र हैं जिनको चीजें ज्यादा याद नहीं है, लेकिन उनके पास आंसर राइटिंग स्किल का ऐसा खजाना है कि उनको कुछ भी दो, वो घूम फिर करके लिख करके हर बार सिलेक्शन ले लेते हैं। यकीन मानिए, और वो सिलेक्टेड लोग हैं। हाँ, मैं ये कह रहा हूं कि वो डीसी नहीं है, लेकिन पीएससी में सेलेक्ट है, ये बहुत नहीं है क्या? और जबकि नॉलेज बेस कोई बहुत ज्यादा मजबूत नहीं है, सिर्फ किस दम पर सिलेक्शन लेते हैं? आंसर राइटिंग की स्किल के दम पे। समझ रहे हो? तो आपको कितना बनता है, कितना नहीं बनता है, ये एक अलग बात है, लेकिन जो बनता है उसको प्रेजेंट कर पा रहे हो, सही से बता पा रहे हो कि नहीं, ये इंपॉर्टेंट है। समझ रहे हो? तो बेटा अब देखिए, अभी तो हम 2 मार्कर की ही प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपको मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट जो है ना 2 मार्कर का, वो अब आपको समझ में आ गया है। अब जो रोज पढ़ के आएगा, प्रैक्टिस करेगा, वो आगे बढ़ता चलेगा। जो जिसको यही प्रैक्टिस करनी है तो फिर करो, यही, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए,
तो दयाराम साहनी का पहला बिंदु लगभग क्या होना चाहिए था? प्रसिद्ध भारतीय पुरातत्वविद, है ना, प्रसिद्ध भारतीय पुरातत्वविद। ठीक है, प्रसिद्ध भारतीय पुरातत्वविद थे कौन? दयाराम साहनी। आपको पता है इनकी उपलब्धि क्या है? 1921 में सिंधु सभ्यता की खोज करी। ठीक है, तो आप इसमें लिखिए, सीधा लिखिए वर्ष 1921, और अब 1921 को क्या कर दीजिए, थोड़ा सा जहां पर भी वर्ष है उसको तो बॉक्स बना दीजिए, छोटी कोई बहुत महत्वपूर्ण बात है उसको बॉक्स बना दीजिए, तो क्या होगा? हाईलाइट होगा। ठीक है ना? तो वर्ष 1921 में क्या किया इन्होंने? सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की। अब देखिएगा, अब यहां आपकी कलम रुक जाएगी। रुक गई ना? अब क्या करें? अब तो रुक गया ना। तो मैंने आपको क्या बताया था? अब देखो इस पूरी लाइन में कि तुमको किसके बारे में पता है और उसके बारे में कुछ लिख सकते हो। पूरी लाइन में किसके बारे में तुम्हें पता है? सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पता है ना, इसके बारे में पता है। तो अब लिख दो यहां पर सिंधु सभ्यता, सिंधु सभ्यता भारत की, तीनों पॉइंट एक साथ लिख दो, भारत की प्राचीनतम आद्य ऐतिहासिक कांस्य युगीन, हाँ, कांस्य युगीन व नगरीय सभ्यता थी। लीजिए, हिम्मत हो किसी की काट के दिखाए। बिल्कुल, क्योंकि आप रिलीवेंट लिख रहे हो ना भाई। हम कह रहे हैं कि वर्ष 1921 में इन्होंने सिंधु सभ्यता की खोज करी। सिंधु सभ्यता क्या है? भारत की प्राचीनतम आद्य ऐतिहासिक कांस्य युगीन और एक नगरीय सभ्यता। खत्म बात। लीजिए, हो गया दयाराम साहनी। कठिन था क्या? बस दिमाग बहुत अवेयर होना चाहिए अपनी स्किल के प्रति। ठीक है, तो जब भी आपका हाथ रुक जाए एक बिंदु लिख करके, तो फिर आप देखो उस लाइन में ऐसा कौन सा बिंदु है जिसके बारे में आप लिख सकते हो। जैसे कल हमने रवि कीर्ति किया था। अब रवि कीर्ति तो इतना ही है कि भाई ये दरबारी कवि था और इसने क्या लिखा? एहोल अभिलेख। अब क्या करें? तो अब एहोल अभिलेख के बारे में लिख दो कि एहोल अभिलेख से पुलकेशिन द्वितीय की विजयों और उपलब्धियों की जानकारी मिलती है। और लिखना हो तो लिख दो, इसमें रवि कीर्ति ने बताया है कि हर्ष और इसके बीच युद्ध हुआ जिसमें हर्ष पराजित हुआ। कितनी बातें हैं लिखने के लिए, बस दिमाग आपका सही होना चाहिए। कहां? सिंधु सभ्यता में? ठीक है, मतलब जगह पर आना चाहिए। हमेशा याद रखिए कि जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है वो तो शामिल होने ही चाहिए। इसके अलावा आपके पास जगह और समय है तो आगे पीछे के बिंदु ऐड किए जा सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत शार्प रखना है बेटा। हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए, तो लगभग ये ऐसे लिखने थे क्वेश्चनों को, और ठीक है, बढ़िया है आपका, धीरे धीरे और अच्छा आ जाएगा। और कॉपियां कंप्लीट कर रहे हैं ना आप सभी लोग? सेकंड चैप्टर भी भेज दूं ना आप? तो कई बार तो कल भेजा है किसी ने ग्रुप में, एक बार और डाल देना। ठीक है, आपको नहीं मिला अभी तक? अच्छा, एक बार और डाल देना। मैं आज वो वाला भी डाल दूंगा। कौन सा? प्राचीन इतिहास के स्रोत। तो जिसने नहीं लिखा है वो लिख लेगा। ठीक है बेटा, मंडे को सिंधु सभ्यता तो सब कोई फेयर साथ में लिख रहे हैं, है ना? ये दोनों चैप्टर करके आइएगा, क्योंकि फिर हमको उनके टेस्ट करने। ठीक है, क्या मना कर दिया? हाँ, क्या करना पड़ेगा? चलो कुछ मिस कर देख लेंगे, हम बात कर लेंगे, जो भी जैसा होगा बता देंगे आपको। ठीक है, वरना लाइव पढ़ाएंगे ना बेटा, आपको क्यों दिक्कत ले रहे हो? हाँ, स्टार्टिंग का ही, हाँ स्टार्टिंग का 4-5 घंटे बैठ जाएंगे, कर लेंगे।
लिखने वाला काम बस कर लो, समझाने वाला काम मैं कर दूंगा, ठीक है। रिकॉर्डिंग से भी अच्छा सीधा सामने, ठीक है। ऐड करो उसको, ठीक है, अभी नहीं, बाद में। चलिए आते हैं मुद्दे पर, सिंधु घाटी सभ्यता पर, ठीक है। सिंधु सभ्यता। चलिए, कल हमारी एक चर्चा हुई कि सभ्यता अस्तित्व में कैसे आई, ठीक है। ध्यान है आपको, 1921 की बात है, जब दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी ने इसकी खोज करी। हालांकि ये 1921 की खोज नहीं है, 100 साल पहले से हमें लगभग अंदेशा हो रहा था कि उस क्षेत्र में कोई पुरानी सभ्यता है, ठीक है। और वो फाइनली खोज कब हुई उसकी, 1921 में, ठीक है। और जो भी ब्रिटिश भी थे इसकी खोज के लिए रिस्पॉन्सिबल, कल हमने उनकी भी चर्चा करी। मूलभूत विशेषताएं आपने देख ली, जिसको आज आपने आंसर राइटिंग में भी लिखा, ठीक है। अब अगला बिंदु जो है, आगे बढ़े सीधे, ठीक है। अब समझते हैं सिंधु सभ्यता का समय या काल, ठीक है। तो आपके जो बिंदु होगा हेडिंग, उसका नाम है सभ्यता का काल, ठीक है, सभ्यता का काल, ठीक है। देखिए एक बात समझिएगा, एक बार मूलभूत बात समझ लो, आगे बहुत काम आएगी आपको। बात यह है कि आपने कल लिखा सिंधु सभ्यता की मूलभूत विशेषता में कि सिंधु सभ्यता एक आद्य ऐतिहासिक सभ्यता है, ठीक। आद्य ऐतिहासिक सभ्यता क्या होती है? ऐसी सभ्यता या ऐसा काल जहां लेखन कला तो था, लेखन कला प्रचलित थी, लेकिन पढ़ा नहीं जा सका। इसका मतलब कि सिंधु सभ्यता के बारे में हमारे पास कोई लिखित साक्ष्य नहीं है। जो साक्ष्य है वो कैसे है? पुरातात्विक। अब पुरातात्विक साक्ष्य बोलते नहीं है, लिखित साक्ष्य बोलते हैं, और पुरातात्विक साक्ष्य बोलते नहीं है। उनको समझना पड़ता है, अनुमान लगाना पड़ता है। और जब हम किसी विषय पर अनुमान लगाते हैं तो जरूरी नहीं है सभी के अनुमान एक जैसे हो, है ना। जरूरी नहीं है कि सभी के अनुमान क्या हो, एक जैसे हो। भाई अगर आपको बोला गया अनुमान लगाने के लिए, आपका कुछ और हो सकता है, आपका कुछ और हो सकता है। तो चूंकि सिंधु सभ्यता आद्य ऐतिहासिक सभ्यता थी, इसलिए सिंधु सभ्यता के संबंध में, ठीक है, हर व्यक्ति के अपने अपने क्या है, अनुमान है हर विषय पर। चाहे सभ्यता का काल हो, सभ्यता के निर्माता हो, सभ्यता का उद्भव हो, पतन हो, सामाजिक दशा हो, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, कोई भी दशा हो, कोई भी बिंदु हो सिंधु सभ्यता का, सभी में विवादित स्थितियां हैं। सभी बिंदुओं पर अलग अलग पुरातत्वविदों और इतिहासकारों के मत अलग अलग हैं। क्यों? क्योंकि लिखित साक्ष्यों का अभाव है, और जिसने जो समझा वो बोल दिया। अब अलग अलग लोगों ने अलग अलग बातें करी तो मतभेद हो गया। बात समझ रहे हो? अब बात यह है कि एक ही टॉपिक पर हमारे पास 10 इतिहासकारों की 10 बातें, हम क्या करें, किसको माने? तो उन 10 में से जो एक सबसे तार्किक वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाला होगा उसको हम मानेंगे। तो जब सिंधु सभ्यता की खोज हुई तो फिर यह हुआ कि यह पता किया जाए कि सभ्यता कब शुरू हुई थी और कब खत्म हुई। तो पुरातात्विक साक्ष्यों का अध्ययन करके, ठीक है, पुरातात्विक साक्ष्यों का अध्ययन करके अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग समय काल सिंधु सभ्यता का बताना चालू कर दिया। सबसे पहले व्यक्ति जिन्होंने सभ्यता के काल निर्धारण की बात करी वो थे जॉन मार्शल। उन्होंने बताया कि सिंधु सभ्यता का जो काल है वो 3250 बीसी से 2750 बीसी के मध्य है। फिर उन्हीं के सहयोगी मैके कुछ और बोलने लगे, मार्टिमर व्हीलर कुछ और बोलने लगे, माधव स्वरूप वत्स भारतीय लोग भी आ गए, फिर वो कुछ और बोलने लगे। मतलब अलग अलग इतिहासकार अलग अलग बातें करने लगा और एक व्यापक कंफ्यूजन पैदा हो गया कि सिंधु सभ्यता का काल क्या माना जाए। ठीक, ऐसे में हमने फिर विज्ञान का सहारा लिया। विज्ञान का सहारा कैसे लिया?
हर वस्तु में कार्बन होता है बेटा, और कार्बन कभी समाप्त नहीं होता। एक वैज्ञानिक पद्धति है, उसको कहते हैं C14, कार्बन डेटिंग 14। अलग अलग विधियां हैं आयु ज्ञात करने की। जैसे पृथ्वी की आयु ज्ञात जो हमने करी 4.6 अरब वर्ष, पृथ्वी की आयु कैसे ज्ञात करते हैं? एक वैज्ञानिक पद्धति है यूरेनियम डेटिंग, यू डेटिंग कहते हैं उसे, उससे पृथ्वी की आयु ज्ञात कर लेते हैं। जैसे पेड़ों की आयु ज्ञात करनी है आपको कि पेड़ कितना पुराना है, तो उसकी रिंग गिन लेते हैं, है ना, उसको भी एक वैज्ञानिक नाम है। मतलब अलग अलग पद्धतियों से अलग अलग वस्तुओं की आयु ज्ञात की जाती है। तो सिंधु सभ्यता के जो अवशेष मिले, उनकी आयु ज्ञात करने के लिए कि ये कितने पुराने हैं, हमने किस विधि का प्रयोग किया? कार्बन 14 का, C14 का। और मान लीजिए 100, हमने 100 अवशेषों का अध्ययन किया, और 100 में से अधिकांश अवशेष जो है वो एक समय से एक समय के बीच के थे, ना उसके पहले के ज्यादा ना उसके बाद के ज्यादा। तो क्या अनुमान लगाया गया कि इससे और इसके बीच की है सिंधु घाटी सभ्यता, और इसका बीच क्या था? 2350 बीसी से 1750 बीसी। ठीक, तो यही फिर सारे इतिहासकारों ने कहा कि यार यही सबसे सही समय है कि 2350 से 1750 बीसी के बाद ही, बीच की ही होगी सिंधु सभ्यता, क्योंकि फिर 1500 बीसी से तो क्या शुरू हो गई? वैदिक सभ्यता। ठीक है, तो सिंधु सभ्यता के काल को लेकर के इतिहासकार मतभेदित हैं। अंततः हम किसकी बात स्वीकार करते हैं? कार्बन 14 की। और कार्बन 14 की बात क्या स्वीकार करते हैं कि सिंधु सभ्यता का सर्वमान्य काल क्या है? 2350 बीसी से 1750 बीसी। ठीक, क्लियर? तो अब आप एक पॉइंट लिखिए कि वैज्ञानिक पद्धति कार्बन 14 ब्रैकेट में C14 के अनुसार, वैज्ञानिक पद्धति C14 कार्बन 14 या C14 के अनुसार सिंधु सभ्यता का समय काल 2350 बीसी से, ठीक है, 2350 बीसी से 1750 बीसी के मध्य है। ठीक है, 2350 बीसी से 1750 बीसी के मध्य है। ठीक है, 2350 बीसी से 1750 बीसी के मध्य है, और यही काल सर्वाधिक तार्किक एवं मान्य है। ठीक है, यही काल सर्वाधिक तार्किक, यही काल सर्वाधिक तार्किक एवं मान्य है। ठीक है, यही काल सर्वाधिक तार्किक एवं मान्य है। ठीक है, तो बहुत सारे इतिहासकारों ने अपने अपने समय बताए हैं, लेकिन हम किस समय को सर्वमान्य मान रहे हैं? 2350 बीसी से 1750 बीसी की। क्यों? क्योंकि ये किस पर आधारित है? कार्बन 14 पर, वैज्ञानिक पद्धति पर। ठीक है, चलिए, तो पहला बिंदु हमने एक परिचय का पढ़ा, दूसरा बिंदु हमने सिंधु सभ्यता की मूलभूत विशेषताओं का किया, तीसरा बिंदु हमने सभ्यता का काल पढ़ा। ठीक है, अगले बिंदु पर हम बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे, सभ्यता का विस्तार। ठीक है, क्या? सभ्यता का विस्तार बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। ठीक है, सभ्यता का विस्तार। ठीक है, विस्तार में देखना है हमें कि सिंधु सभ्यता कहां कहां तक कैसे क्या विस्तारित थी। ठीक है, क्लियर है? चलिए, अब इसके लिए हम क्या करेंगे, वर्ल्ड लेवल पर थोड़ा सा समझने का प्रयास करिए कि जब सिंधु घाटी सभ्यता चल रही थी तो उसके समकालीन और कौन कौन सी सभ्यताएं थी। ठीक है, आप आज का ईरान और इराक जानते हैं, है ना? इराक का पुराना नाम है मेसोपोटामिया और ईरान का पुराना नाम है फारस। ठीक है, तो जब भारत
के उत्तर पश्चिम में, यानी कि वर्तमान भारत और पाकिस्तान वाला जो क्षेत्र है, जब वहां पर चल रही थी सिंधु घाटी सभ्यता, तो सेम उसी टाइम पर, अभी पूरी मैपिंग करा रहा हूं आपको, ईरान और इराक में एक सभ्यता चल रही थी, उसका नाम है मेसोपोटामिया की सभ्यता, और इसका दूसरा नाम है सुमेरियन सभ्यता, और उसका तीसरा नाम है दजला फरात की सभ्यता। ठीक, सुमेरियन भी वही, जैसे सिंधु सभ्यता ही हड़प्पा है और हड़प्पा ही सिंधु सरस्वती सभ्यता है, वैसे ही मेसोपोटामिया की सभ्यता ही सुमेरियन सभ्यता है, सुमेरियन सभ्यता ही दजला फरात की सभ्यता है। दजला और फरात दो नदियां हैं और उन दो नदियों के बीच थी सुमेरियन या मेसोपोटामियन सभ्यता। ठीक, तो जब भारत में सिंधु सभ्यता चल रही थी, ईरान इराक में मेसोपोटामिया की सभ्यता चल रही थी, और इसी टाइम पर उत्तरी अफ्रीका मिस्र देश में मिस्र की सभ्यता चल रही थी, जिसे नील नदी की सभ्यता भी कहते हैं। और ठीक इसी समय में जो पश्चिम पूर्वी चीन है, वहां पर चीन की सभ्यता चल रही थी, जिसे हांगहो सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। ठीक, ये चार सभ्यताएं समकालीन सभ्यताएं हैं एक दूसरे की। खास बात यह है कि इन चारों सभ्यताओं में से, ठीक है, जो सबसे बड़ी सभ्यता थी वो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता थी। मैं क्या कह रहा हूं, सबसे बड़ी, मैं ये नहीं कह रहा हूं सबसे प्राचीन। सिंधु सभ्यता भारत की तो प्राचीनतम सभ्यता है, लेकिन वैश्विक स्तर पर प्राचीनतम सभ्यता नहीं है। मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता सिंधु सभ्यता से प्राचीन सभ्यता है। हाँ, हमारी विशिष्ट लक्षण क्या है कि हम इन सभ्यताओं में सबसे बड़े थे। कितने बड़े थे? इतने बड़े थे कि सभ्यता का विस्तार आज वर्तमान के भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान तीन देशों में था। और कितने किलोमीटर स्क्वायर पर? 13 लाख किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पर यह सभ्यता विस्तारित थी। 13 लाख किलोमीटर, समझ रहे हैं? आधा भारत। ठीक है, इतनी बड़ी सभ्यता थी। कौन सी सभ्यता? सिंधु सभ्यता। ठीक है, एक वर्ल्ड लेवल पर मैप छोटा सा बनाइएगा, मार्क कर लेंगे कहां कौन सी सभ्यता थी, एक पैराग्राफ, और फिर सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थलों पर चर्चा करते हैं। ठीक है, चलिए तो देखिए, छोटा सा ही बनाइएगा। पहले तो भारत को मार्क कर लेते हैं। आपको बेटा भारत का और मध्य प्रदेश का मैप ये बहुत फुर्ती में बनाना आना चाहिए। ठीक है, चलो ठीक है, अब मार्क कर लेते हैं कहां कौन सी सभ्यता थी। तो ये देखिए बेटा, ये है भारत, है ना, ये भारत है वर्तमान का। ये कौन सा क्षेत्र है? पाकिस्तान। और ये कौन सा क्षेत्र है? अफगानिस्तान। इन तीनों ही क्षेत्रों पर कौन सी सभ्यता थी? सिंधु घाटी सभ्यता। तो इन तीनों क्षेत्रों पर हमारी सभ्यता थी, भारत की प्राचीनतम सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, ये है आपकी सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, इसके बाद आप देखिए, ये आपकी ईरान इराक वाला क्षेत्र है ना, जो ये बगल में अफगानिस्तान की ईरान इराक है, यहां पर जो सभ्यता थी इसको हम क्या कहते हैं? मेसोपोटामिया ऑब्लिक सुमेरियन सभ्यता। ये कहां पर थी? ईरान और इराक में। ठीक है, मेसोपोटामियन की सभ्यता। और तीसरा बेटा ये है आपकी कौन सी सभ्यता? नील नदी की सभ्यता। ठीक है, ये है मिस्र ऑब्लिक नील
नदी की सभ्यता। ठीक है, मिस्र ऑब्लिक नील नदी की सभ्यता। ठीक है, ये बेटा सिंधु सभ्यता के समकालीन सभ्यताएं हैं। ठीक है, और यहां चीन में कौन सी थी, है ना, चीन ऑब्लिक हांगहो की सभ्यता। चीन ऑब्लिक हांगहो नदी की सभ्यता। ठीक है, अब इसको लिखना है, फट छोटा सा बना लीजिए फटाफट, बहुत बड़ा मत बनाइएगा, बड़ा बनाएंगे तो गलत बनेगा, बेकार बनेगा। चीन ऑब्लिक हांग हो, हांग हो नदी है बेटा, हांग हो नदी चीन में। ठीक है, चलिए अब हो गया। मिस्र, हाँ लगभग ऐसे ही लिखते हैं। मिस्र का नया नाम क्या है, इजिप्ट। ठीक है, और राजधानी क्या है मिस्र की, कायरो, है ना, काहिरा, कायर। चलिए अब इसी के जस्ट नीचे लिखिए सिंधु घाटी सभ्यता तत्कालीन विश्व की, सिंधु घाटी सभ्यता तत्कालीन विश्व की विशालतम सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता तत्कालीन विश्व की, सिंधु घाटी सभ्यता तत्कालीन विश्व की, सिंधु घाटी सभ्यता तत्कालीन विश्व की विशालतम सभ्यता थी। तत्कालीन विश्व की विशालतम सभ्यता थी। यह अपने समकालीन, यह अपने समकालीन मेसोपोटामियन ऑब्लिक सुमेरियन सभ्यता, यह अपने समकालीन मेसोपोटामियन ऑब्लिक सुमेरियन सभ्यता, यह अपने समकालीन मेसोपोटामियन ऑब्लिक सुमेरियन सभ्यता मिस्र की सभ्यता आदि से, अपने समकालीन मेसोपोटामियन की सभ्यता मिस्र की सभ्यता आदि से 12 गुना बड़ी थी। मेसोपोटामियन सभ्यता, ठीक है, मिस्र की सभ्यता आदि से कितनी बड़ी बेटा, 12 गुना बड़ी थी। ठीक है, पैराग्राफ चेंज करिए और लिखिए सिंधु सभ्यता का विस्तार, पैराग्राफ चेंज करिए और लिखिए सिंधु सभ्यता का विस्तार वर्तमान भारत, पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान क्षेत्रों में, सिंधु सभ्यता का विस्तार वर्तमान भारत, पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान में, वर्तमान भारत, पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान में कुल 13 लाख वर्ग किलोमीटर पर था। सिंधु सभ्यता का विस्तार वर्तमान भारत, पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान में कुल कितना बेटा, 13 लाख वर्ग किलोमीटर में था। ठीक है, क्लियर है, ठीक। चलिए ये आप ध्यान रखिएगा बेटा कि इतने विशाल क्षेत्र पर विस्तारित थी सिंधु सभ्यता। ठीक है, अब इसी विस्तार का एक हिस्सा है सिंधु सभ्यता के चतुर्दिक बिंदु। चतुर्दिक बिंदु समझते हैं, अभी आप भारत का भूगोल पढ़ेंगे, मतलब आप चतुर्दिक बिंदु का मतलब होता है चारों कोने के अंतिम बिंदु।
उत्तरतम, दक्षिणतम, पूर्वी और पश्चिमी, है ना। जैसे मध्य प्रदेश का उत्तरतम जिला मुरैना, दक्षिणतम बुरहानपुर, ऐसे ही कुछ होगा ना। भारत का आप देखेंगे इंदिरा कॉल और इंदिरा पॉइंट, ऐसे ही कुछ होगा, है ना। यहाँ किबूतू और वालांगू वगैरह जो भी होगा, ऐसे ही, हाँ ऐसे ही सिंधु सभ्यता के भी क्या थे, चतुर्दिक बिंदु। सिंधु सभ्यता का सबसे उत्तरी, सबसे दक्षिणी, सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी, और इन चारों क्षेत्रों के बीच 13 लाख किलोमीटर पर थी सिंधु सभ्यता। ठीक है, तो अब आपकी हेडिंग होगी सभ्यता के चतुर्दिक बिंदु। सिंधु सभ्यता के चतुर्दिक बिंदु। ठीक है, चलिए देखते हैं सिंधु सभ्यता के कौन कौन से चतुर्दिक बिंदु हैं। ठीक है, सिंधु सभ्यता के चतुर्दिक बिंदु। ठीक है, चलिए देखिए मैप तो आपके पास है ही है ना। आप समझिएगा सिंधु सभ्यता के चतुर्दिक बिंदुओं को। थोड़ा सा इसको रफ कर रहा हूं। मैंने आपको बोला कि सिंधु सभ्यता का विस्तार वर्तमान भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में था। ठीक है, तो आप देखिए छोटा सा एक मैप बनाते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, देखिए सिंधु सभ्यता का जो सबसे उत्तरी बिंदु था बेटा, सबसे उत्तरी बिंदु, वो यहां था कश्मीर में, जिसका नाम क्या है, मांडा। ठीक है, क्या हो गया, सिंधु सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल जो था वो क्या था, मांडा। ठीक है, सिंधु सभ्यता का जो सबसे दक्षिणी स्थल है बेटा वो यहां महाराष्ट्र में था, उसका नाम है दैमाबाद। ठीक है, सिंधु सभ्यता का जो सबसे पूर्वी स्थल है बेटा, वो पूर्वी स्थल यहाँ उत्तर प्रदेश जिले में था और उसका नाम है आलमगीरपुर। ठीक है, आलमगीरपुर। और जो सिंधु सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल था वो था सुतका गेंडोर, बलूचिस्तान प्रांत में, पाकिस्तान में, सुतका गेंडोर। तो सिंधु सभ्यता का विस्तार उत्तर में मांडा से लेकर दक्षिण में दैमाबाद तक, पूर्व में आलमगीरपुर से लेकर के पश्चिम में सुतका गेंडोर तक था। अब जब हम इन स्थलों को मिलाएंगे तो एक आकृति निकल करके सामने आएगी। लगभग कैसी आकृति दिख रही है, चतुर्भुज नहीं बेटा, चतुर्भुज में सारे एंगल्स एक से होते हैं। लगभग कैसी है, त्रिभुजा। भाई इसको सीधी कर दोगे तो क्या हो जाएगा, त्रिभुज ही हो जाएगा ना। तो लगभग क्या है, त्रिभुजाकार। तो सिंधु सभ्यता इन चारों क्षेत्रों के बीच किस आकृति में विस्तृत थी, त्रिभुजाकार आकृति में विस्तृत थी। और कितने लाख किलोमीटर पर, 13 लाख। तो यहीं पर एक चीज और समझ लो, सिंधु सभ्यता का बेटा जो उत्तर से दक्षिण विस्तार था वो लगभग था 1100 किलोमीटर, और जो पूर्व से पश्चिम विस्तार था वो लगभग था कितना, 1600 किलोमीटर। ठीक है, सिंधु सभ्यता का उत्तर से दक्षिण विस्तार कितना था, 1100, और पूर्व से पश्चिम कितना था, 1600 किलोमीटर। ठीक है, और इन चार क्षेत्रों के बीच स्थित थी सिंधु घाटी सभ्यता। अब दो तीन बातें जान लीजिए किसके बारे में, इन चारों क्षेत्रों के बारे में। ठीक है, क्लियर है। दैमाबाद बेटा बनाया नहीं, क्या कर रही हो, अब तो मैं लिखवाने लगूंगा जगह, तुम लोग फिर बाद में फोटो खींचना। अब बस 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 आ रहा हूँ कुछ नहीं छूटेगा बेटा,
चलिए एक एक करके इन चारों शहरों के बारे में उतना जानते हैं कि अगर 2 नंबर की टिप्पणी आ जाए तुमसे या प्री में कोई क्वेश्चन आ जाए तो वो बन जाए बेटा। ठीक है, क्लियर है? चलिए सबसे पहले बात करते हैं सिंधु सभ्यता के सबसे उत्तरी स्थल मांडा के बारे में। ठीक है, आइए मांडा के बारे में 2-3 बातें जानते हैं। सबसे पहले तो मांडा कहां पर अवस्थित है? जम्मू एंड कश्मीर में अवस्थित। ठीक है, जम्मू कश्मीर में अवस्थित है बेटा। ठीक है, मांडा की इस स्थल की जो खोज करता है वो कौन है? जगपति जोशी। किसने खोजा था बेटा? जगपति जोशी ने खोजा था मांडा। किस नदी के तट पर है? चेनाब नदी के तट पर है। ठीक है, और इसकी विशेषता क्या है? सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उत्तरी स्थल। ठीक है, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उत्तरी स्थल। ठीक है, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उत्तरी स्थल कौन सा है बेटा? मांडा। किस नदी के तट पर है? चेनाब। किसने खोजा? जगपति जोशी ने। और कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। ये 4 बातें जान लीजिए। अब 2 नंबर की टिप्पणी आएगी तो कर लोगे। प्री में भी आएगा कि मांडा किस नदी के तट पर है? चेनाब। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उत्तरी स्थल मांडा। ठीक, क्लियर? चलिए ये खास बात किसके बारे में हो गई? मांडा के बारे में। आइए आलमगीरपुर पर। आलमगीरपुर की पहली बात तो ये हो जाएगी कि कहां अवस्थित है? यूपी। यूपी में भी किस जिले में? मेरठ में अवस्थित। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात क्या हो जाएगी बेटा? खोजकर्ता कौन है? यज्ञदत्त शर्मा। खोजकर्ता यज्ञदत्त शर्मा। ठीक है, खोजकर्ता कौन है? यज्ञदत्त शर्मा। किस नदी के तट पर है? यमुना की एक सहायक नदी है बेटा, हिंडन। और विशेष क्या है? सिंधु सभ्यता का सबसे क्या? पूर्वी स्थल। सिंधु सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल। ठीक है, सिंधु सभ्यता का ये क्या है बेटा? सबसे पूर्वी स्थल है। ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, सिंधु सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल है। ठीक है, चलिए यही 4 बातें किसके बारे में जानते हैं? दहमाबाद के बारे में। तो दहमाबाद के बारे में पहली बात कहां स्थित है? महाराष्ट्र में अवस्थित। दूसरी बात, एक बेटा गोदावरी की सहायक नदी है। अच्छा, खोजकर्ता पहले। खोजकर्ता में इसमें बीपी बोपार्डिकर, बीपी बोपार्डिकर। ठीक है, बीपी बोपार्डिकर। ठीक है, बीपी बोपार्डिकर। और किस नदी के तट पर है बेटा? गोदावरी की एक सहायक नदी है, प्रवरा। ठीक है, क्या नदी का नाम है? प्रवरा नदी गोदावरी की सहायक है। और खास बात चौथी, जो सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक दक्षिणी स्थल। ठीक है, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक दक्षिणी स्थल। ठीक है, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक दक्षिणी स्थल है क्या बेटा? दहमाबाद। ठीक, क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? चलिए चौथी और अंतिम चर्चा किसकी? सुतका गेंडोर की। ठीक है, चलिए तो सुतका गेंडोर के संबंध में पहली बात तो कहां है? तो सुतका गेंडोर कहां है बेटा? बलूचिस्तान प्रांत। बलूचिस्तान। बलूचिस्तान कहां है? हाँ, पाकिस्तान में अवस्थित। दूसरी बात, इसके खोज करता है ऑरेल स्टाइन।
इसका खोजकर्ता कौन है बेटा? आरेल स्टाइन। तीसरी बात, किस नदी के तट पर है? तो ये है बेटा, एक नदी है जिसका नाम है दाश्क। और चौथी बात, सभ्यता का क्या है सबसे पश्चिमी? सिंधु सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल, ठीक है, सिंधु सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल है सुतका गेंडोर, जो कि दाश्क नदी पर है। ऑरेल स्टाइन ने इसे खोजा और ये बलूचिस्तान प्रांत पाकिस्तान में अवस्थित है। पाकिस्तान, पाक मतलब पाकिस्तान, हाँ है वो हालांकि नापाक, लेकिन ठीक है। ठीक है, ये 4 स्थल, चारों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण खास बातें जो बेटा आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। ठीक है, अब इन चारों पर 2 नंबर की टिप्पणी आ जाए, चारों पर प्रीलिम्स से कुछ आ जाए, आपको सब बनेगा। मैप वगैरह ठीक ठाक बना लेता हूं मैं, क्यों? इंडिया और एमपी के मैप बेटा तुम लोगों को आने चाहिए, बढ़िया है ना। प्रवरा गोदावरी की सहायक नदी है, क्या नाम है उसका? प्रवरा नदी। ठीक है, चलिए ये हो गया सिंधु सभ्यता के चतुर्दिक बिंदु। ठीक है, देखिए अभी तो आपने ये जाना कि भाई सिंधु सभ्यता अपने समकालीन सभ्यताओं में सबसे बड़ी थी और इन 4 बिंदुओं के बीच थी, और हमने ये 4 बिंदुओं का डिस्क्रिप्शन देख लिया। सिर्फ इतने से काम नहीं चलेगा, अब हमें ये देखना है कि किस देश में, 3 देशों में थी सिंधु सभ्यता, भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में। अब हमें ये देखना है कि इन तीनों देशों में सिंधु सभ्यता के कौन कौन से प्रमुख स्थल थे। भारत में कौन कौन से प्रमुख स्थल, पाकिस्तान में कौन कौन से प्रमुख स्थल, और अफगानिस्तान में कौन कौन से प्रमुख स्थल। तो लगभग 25, 30, 40 स्थलों की हम मैपिंग करेंगे कि किस देश में कौन सा स्थल था, और इसके बाद 12-15 स्थलों को डिटेल में पढ़ेंगे कि पेपर में क्वेश्चंस आए हैं बेटा आपको कि सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थलों पर टिप्पणी करें, मोहनजोदड़ो पर टिप्पणी करें, हड़प्पा पर टिप्पणी करें, लोथल पर टिप्पणी करें। तो जो 10-12 इंपॉर्टेंट साइट्स हैं उनको थोड़ा सा डिटेल करेंगे, बाकी जो प्रीलिम्स में पूछी जा सकती है कि ये स्थल कहाँ है, उनको क्या करेंगे, मैपिंग में देख लेंगे कि कौन सा स्थल किस देश में स्थित है। ठीक है, तो अगली हेडिंग जो होगी आपकी सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल। ठीक है, अगली हेडिंग, ये फोटो ले ली बेटा, अलग करूं इसको, आगे बढ़ूं? हाँ लिख लिया तो बहुत ही अच्छा है, नहीं लिखाओ, अगर नहीं लिखाओ तो लीजिए, नहीं तो क्या करोगे लेके। सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल, और उसमें भी ए नंबर की हेडिंग डालिएगा, अफगानिस्तान, पाकिस्तान में स्थित, अफगानिस्तान एवं पाकिस्तान में स्थित। हेडिंग क्या होगी, सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल। 2 कैटेगरी में पढ़ेंगे, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में स्थित स्थल, और दूसरी कैटेगरी भारत में स्थित स्थल। तो अभी आप सिर्फ एक कैटेगरी डालिएगा, पाकिस्तान व अफगानिस्तान में स्थित। ठीक है, तो चलिए फिर पाकिस्तान और अफगानिस्तान का मैप बना लेंगे, लेकिन इंडिया के साथ ही बनेगा, क्योंकि इंडिया के बिना तो पाकिस्तान का कोई अस्तित्व ही नहीं है। चलिए, ये है बेटा क्या, कौन सा देश, अफगानिस्तान। सिंधु सभ्यता के अफगानिस्तान में 4 प्रमुख स्थल है। ठीक है, सिंधु सभ्यता के अफगानिस्तान में कितने प्रमुख स्थल है, 4। सबसे पहला आपको लिखना है मुंडी गाक।
मुंडी गाक। फिर आपको लिखना है शोर्त गोई, शोर्त गोई, मुंडी गाक, शोर्त गोई, गुमला और देह मोरासी घंडई, देह मोरासी घंडई। मुंडी गाक, शोर्त गोई, गुमला और देह मोरासी घंडई। ठीक है, ये कहां पर स्थित है स्थल बेटा? अफगानिस्तान में। ठीक है, चलो अब पाकिस्तान की थोड़ा सा तुम लोग समझो जियोग्राफिकल कंडीशन। ये है पाकिस्तान। पाकिस्तान के बेटा वर्तमान में 3 ऐसे प्रांत हैं जहां से सिंधु सभ्यता के स्थल मिले। ठीक है, एक है ये वाला पाकिस्तान का पंजाब प्रांत। पंजाब 2 है बेटा, एक भारत का पंजाब और एक पाकिस्तान का। तो भारत के पंजाब में भी सिंधु सभ्यता के स्थल है और पाकिस्तान के पंजाब में भी सिंधु सभ्यता के स्थल है। तो पहला तो हम देखेंगे पाकिस्तान के पंजाब में कौन कौन से स्थल है। दूसरा प्रांत है ये है कौन सा प्रांत? सिंध प्रांत। तो हम देखेंगे पाकिस्तान के सिंध में कौन कौन से स्थल है। और तीसरा प्रांत जो है पाकिस्तान का, यहां ये क्या देखेंगे बेटा? बलूचिस्तान। तो तीसरा देखेंगे पाकिस्तान के बलूचिस्तान में कौन कौन से स्थल है। मतलब पाकिस्तान में राज्यवार स्तरों को देखेंगे, पंजाब में स्थित स्थल, सिंध में स्थित स्थल और बलूचिस्तान में स्थित स्थल। ठीक है, चलिए आइए एक एक करके देखते हैं। तो पाकिस्तान वाला जो पंजाब है, ठीक है, पाकिस्तान वाला जो पंजाब है, यहां पर आपको मिलेगा हड़प्पा। ठीक है, क्या मिलेगा? हड़प्पा, डेरा, रहमान डेरी, रहमान डेरी, डेरा, हड़प्पा, जलीलपुर। ठीक है, जलीलपुर, रहमान डेरी, डेरा, हड़प्पा। ठीक है, ये कुछ प्रमुख स्थल हैं जो कहां पर है? पंजाब प्रांत पाकिस्तान में। ठीक है, इस्माइल खाना, जलीलपुर, इस्माइल खाना नहीं, इस्माइल खाना दोनों अलग अलग। ठीक है, हड़प्पा, डेरा, रहमान डेरी, जलीलपुर, इस्माइल खाना, ये सिंधु सभ्यता के पाकिस्तान में स्थित स्थल है। ठीक है, चलो अब आ जाओ किस प्रांत में? सिंध प्रांत में। ठीक है, तो सिंध प्रांत में बेटा आपको मिलेंगे सबसे इंपॉर्टेंट क्या? मोहन जोदड़ो। मैं आपको प्रमुख लिखवा रहा हूं। ठीक है, चन हुदड़ो, चन हुदड़ो। ठीक है, मोहन जोदड़ो, चन हुदड़ो, कोट डीजी, आमरी। ठीक है, मोहन जोदड़ो, चन हुदड़ो, कोट डीजी, आमरी, ये सब कहां पर है? सिंध प्रांत पाकिस्तान में। और अब देखते हैं बलूचिस्तान प्रांत पाकिस्तान में कौन कौन से हैं। तो बलूचिस्तान प्रांत में आपको क्या मिल जाएगा? सबसे इंपॉर्टेंट तो और पहला मेहरगढ़। ठीक है, मेहरगढ़, सुतका गेंडोर। ठीक है, मेहरगढ़, सुतका गेंडोर, सुतका कोह, सुतका कोह, डाबरकोट, क्वेटा, डाबरकोट,
क्वेटा, कुल्ली, अंजीर और बहुत इंपॉर्टेंट स्थल राना घंडई। ठीक है, मेहरगढ़, सुतका गेंडोर, सुतका कोह, डाबरकोट, क्वेटा, कुल्ली, अंजीर और राना घंडई। ठीक है, ये बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है। मोहनजोदड़ो, चनहूदड़ो, कोटदीजी, आमरी सिंध प्रांत में, हड़प्पा, डेरा, रहमान डेरी, जलीलपुर और इस्माइल खाना पंजाब प्रांत पाकिस्तान में, मुंडीगाक, शोरतगोही, गुमला, देह मोरासी घंडई ये कहां पर है? अफगानिस्तान में। ठीक है, तो ये एक कैटेगरी आपकी कंप्लीट हुई। कौन सी कैटेगरी बेटा? पाकिस्तान और अफगानिस्तान में स्थित स्थल। और अब इसकी बी कैटेगरी क्या होगी? भारत में स्थित स्थल। ठीक है, बंद करें, बहुत हो गया क्या? वैसे भारत वाले तो अभी हो भी नहीं पाएंगे, ठीक है, इनको कल ही करेंगे। भारत में स्थित स्थल, बेटा आपको ये सब याद करने पड़ेंगे। आप पेपर में पूछा गया राना घंडई बहुत बार, ठीक है, तो इनसे कंफ्यूज नहीं होगा। राना घंडई कहाँ है? बलूचिस्तान पाकिस्तान में। और देह मोरासी घंडई कहाँ है? अफगानिस्तान में। ठीक है, चलिए, हाँ अलग अलग नाम से मिल जाते हैं। कोयटा घाटी, कोयटा, कोयटा बाद है आज कोयटा घाटी में। ठीक है, जैसे कश्मीर घाटी है वैसे कोयटा घाटी। ठीक है, चलिए, तो ये ए पॉइंट हो गया। भारत में स्थित स्थल कल करेंगे। ठीक है, और कल ही इन तीनों देशों में से जो प्रमुख स्थल है, अब जैसे हम डिटेल किसको पढ़ेंगे? हम डिटेल पढ़ेंगे पता है आपको, मोहनजोदड़ो, चनहूदड़ो और कोटदीजी के बारे में। यहाँ किसके बारे में? हड़प्पा के बारे में। इन चारों की डिटेल पढ़ेंगे। फिर जो भारत के प्रमुख स्थल है उनमें से कुछ स्थलों की डिटेल पढ़ेंगे। लगभग 10-12 करीब स्थलों को मैं आपको बताऊंगा, ताकि अगर उस पर मेंस पे क्वेश्चन आए या प्री में कुछ अलग से आए तो आपको वो बने। ठीक है, तो कल बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, मिस मत करिएगा। ठीक है, और आपको वो भी सेंड कर देंगे जो क्वेश्चन चैप्टर है प्राचीन स्रोत। तो बेटा अगले 2 दिनों में आज से लेकर के संडे तक कंप्लीट करिए। और अब हमको 7 मार्कर का भी डिस्कशन करना है ना? अब थोड़ा सा टाइम मैनेज करके 7 मार्कर भी आपको डिस्कस करूंगा। ठीक है, चलिए, हो सकता है कि कल 2 घंटे की क्लास भी ले सकता हूं मैं, है ना, ताकि 7 मार्कर कैसे हो वो भी हम डिस्कस कर लें, थोड़े बहुत कुछ आंसर राइटिंग डिस्कस कर लें, है ना, और ये जो टॉपिक है ये पूरा कंप्लीट भी कर लें, है ना। मतलब कल की डेट पर मैं चाहता हूं ये वाला जो टॉपिक है ना, सिंधु सभ्यता का विस्तार, ये कंप्लीट हो जाए, ताकि मंडे से हम क्या करें, नए टॉपिक पर चर्चा करें। ठीक है, पढ़ के आइएगा बेटा, आज तक का जो भी हमने लिखा है पढ़ के आइएगा। ठीक है, आप लोगों को कोई दिक्कत जा रही है क्या? कोई भी, है ना? अपने दिल में मत रखना, सार्वजनिक नहीं कह सकते तो पर्सनली कह देना, है ना। ठीक है, कोई भी अगर आपको लगता हो कि आपको कोई दिक्कत है या कुछ है, आप बिल्कुल बताइए, मन में रख के मवाद मत बनाइएगा बेटा। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। हाँ, कोई दिक्कत हो तो बताना, हो सकता है अभी ना हो, आगे चल करके हो जाए, है ना। रेगुलरिटी मेंटेन करेंगे तो कभी कुछ दिक्कत नहीं होगी, समझ रहे? रेगुलरिटी बहुत जरूरी है बेटा, क्योंकि एक दिन भी गैप होता है तो फिर दूसरे दिन समझ में नहीं आता क्या चल रहा। ठीक है, थैंक यू।